हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेशन। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेशन को समझने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जितने भी पाथवे होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। बस आप लोग पेशेंटली वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है और हम लोग इसमें कंप्लीट रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट से फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कोई भी सेल, कोई भी लिविंग सेल होती है, उस सेल को अपना जीवन चलाने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी की आवश्यकता होती है कहने का मतलब कुछ हिट दे दिया जाए सेल को तो सेल हाँ, हाँ मुझे तो एनर्जी मिल रहा है कह के जीवित रह जाए, या कोई सा बाहरी एनर्जी दे दिया जाए तो सेल जीवित रहे, ऐसा नहीं होता। किसी भी एनर्जी को हम सेल को दे देंगे तो सेल जीवित नहीं रह सकता। तो सेल को एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। जैसे मान लो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को एनर्जी की आवश्यकता है तो वो जो स्पेशल एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एटीपी, जो एक तरीके का केमिकल एनर्जी होता है। तो ये जो एटीपी हैं, ये एटीपी बनते कैसे हैं? ये हाई एनर्जी कंपाउंड को ब्रेक करने पर बनते हैं। कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड को ब्रेक कर दिया जाता है और उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है या एटीपी बनाया जाता है उस एनर्जी से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाई एनर्जी कंपाउंड को तोड़कर एटीपी बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी जो हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड है या हाई एनर्जी वाले कंपाउंड हैं, उनको तोड़ करके एनर्जी बनाना यानी एटीपी बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन केवल एक अच्छा वर्ड नहीं है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है ना? तो पूरे हम लोग इस वीडियो में और आगे आने वाले 3-4 वीडियो जो होंगे, 4 से 5 वीडियो हो सकते हैं, तो उनमें हम लोग सेल्युलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पेशेंटली देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हाई एनर्जी वाले कंपाउंड को तोड़ करके एटीपी बनाना रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाना रेस्पिरेशन कहलाता है। हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है, हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड होता है। इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को तोड़ करके CO2 बनाने का प्रोसेस, जिसमें 38 एटीपी बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग किसे कहते हैं? जिस प्रोसेस में प्रोटॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले या फिर CO2 निकलता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है मेनली या फिर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाना कहलाता है रेस्पिरेशन। और एनर्जी रिच कंपाउंड कौन होते हैं? एटीपी। अब देखिए हमने क्या देखा कि जनरली हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड कौन होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन में। अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस के जस्ट बाद होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में उस ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बनाया जाता है। क्योंकि जो प्लांट ग्लूकोज बनाए हैं उस ग्लूकोज को हर जगह पे प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ग्लूकोज को तोड़ो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन लो, काफी लंबा प्रोसेस है ना? तो ग्लूकोज को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करने के बाद में जो एनर्जी उससे प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी से एटीपी बना करके रखा जाता है। यानी उस एनर्जी को एटीपी में यूज किया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को
तोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कंप्लीटली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, जिसको कंप्लीट ब्रेकडाउन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें O2 की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस में टोटल हमें 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। लेकिन एक दूसरा भी रास्ता है, जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वो भी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकते हैं हम लोग, 38 एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्यों हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन करना? हम तो एरोबिक ही कराएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अगर कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन सेल तक ना पहुंच पाए, तो उस समय सेल क्या भूखे मर जाएगा? उसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सेल उसके लिए एक अल्टरनेटिव पाथवे भी तो चाहिए होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। या ऐसा समझो, प्रिमिटिव समय में जब ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म में रहा करता था, फ्रीली O2 फॉर्म में नहीं पाया जाता था मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तब क्या सेल नहीं थे? सेल तो थे, तो उनको एटीपी कहाँ से मिलता था? उनको एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही मिलता था। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलना शुरू हुआ, बाद में प्लांट में मॉडिफिकेशन हुआ और एरोबिक रेस्पिरेशन चलने लगा, यानी सेल में मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है? इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था, पहले प्रिमिटिव टाइम में जो सेल थे, वो सेल क्या करते थे, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में जनरली प्रोकैरियोट सेल थे, तो वो सेल क्या करते थे, ऑक्सीजन नहीं होने पर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता था उनके साइटोसोल में, जहाँ पे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते थे। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पाइरुवेट बन जाते थे, उस पाइरुवेट को कंप्लीट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक स्टेप आगे चला दिया जाता था। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन अभी भी हम डिकोड कर सकते हैं ह्यूमन के स्केलेटल सेल में। जैसे कोई एथलीट वगैरह ना हो और जल्दी भागना पड़े, तो हमारे बॉडी को या हमारे हार्ट को इतनी आदत नहीं है कि वो ज़्यादा मात्रा में ब्लड पंप करे। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, भागते हैं, तो हाँफने लगते हैं ना, उस दौरान हमारे बॉडी के सारे अंगों में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँचते, तो जो हमारे मसल्स होते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल्स में भी ऐसा देखने को मिला है, और ईस्ट में। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। क्या करा जाता है? फॉस्फोराइलेशन। मतलब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ने पर एनर्जी निकलता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पहले से ही साइटोसोल में घूमता रहता है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। और वो फॉस्फेट कैसे जोड़ा जाता है? ये जो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो ग्लूकोज को तोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है, तो बन जाता है एटीपी। यही प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस ही होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन कितने तरीके से होते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम लोग किसे कहते हैं? जैसे कोई एक कंपाउंड है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वो कंपाउंड अपना फॉस्फेट दे दे एडीपी को, यानी किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ फॉस्फेट दे दिया जाए एडीपी को और एटीपी बन जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसे कहेंगे? जब कोई कंपाउंड टूटे और टूट करके एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाए और एटीपी बनाया जाए, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हम लोग जो रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो कंप्लीटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइप होने वाला है। सिर्फ 2 स्टेप होते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन में हमें क्या-क्या पढ़ना है। रेस्पिरेशन में सेल ग्लूकोज को लेते हैं और ग्लूकोज को तोड़ देते हैं पाइरुवेट में। मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लेंगे और उसको तोड़कर 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और 2 एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, पार्शियल
ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है पाइरूवेट में, तो बन जाता है पाइरूवेट। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस सारे सेल में चलता है, सारे सेल के साइटोसोल में। अब पाइरूवेट बनने के बाद पाइरूवेट को जब ऑक्सीजन नहीं होती है, तब एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप होगा। और दूसरा जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उसमें पाइरूवेट को लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है, मतलब पाइरूवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये जो लिंक रिएक्शन होने के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करने पर क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, जैसे कि NADPH और FADH। ये NADPH और FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने के बाद ATP प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे मेम्ब्रेन में ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम से हमें क्या पता चला? हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, लिंक रिएक्शन पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की एटीपी का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। उसके बाद पढ़ना है, कभी कभी ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट हो जाए तो उसका अल्टरनेटिव क्या पाथवे हो सकता है। सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यह किसी भी सेल का फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये किसी भी सेल का फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होता है। यानी प्लांट जब फूड बना लेते हैं या कोई एनिमल है जो फूड ले लेता है, खा लेता है, उसके बाद में जब फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होना होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होना होता है, तो किसी भी सेल में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को किसी भी सेल का फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी इम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस ने किया था। इम्बेडेन, मेयरहोफ और पार्नस द्वारा इसको खोजा गया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे, तो इन साइंटिस्ट के द्वारा खोजे जाने के कारण इसका नाम पड़ा EMP पाथवे, क्योंकि ये जो EMP पाथवे है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम के फर्स्ट लेटर को लेकर नाम दिया गया है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, यह पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, वो भी विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के पार्शियल डाइजेशन होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस का एक मॉलिक्यूल लिया जाता है जो 6 कार्बन कंपाउंड वाला होता है, उसको तोड़ दिया जाता है पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में। और ये जो पाइरुविक एसिड होता है, ये 2 मॉलिक्यूल बना दिया जाता है 3-3 कार्बन कंपाउंड वाले, मतलब ग्लूकोज को बीच से तोड़ दिए तो 3-3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, जिनको हम लोग बोलते हैं पाइरुविक एसिड। और इस प्रोसेस में 2 ATP की आवश्यकता होती है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 ATP खर्च करने होते हैं और इसमें हमें नेट गेन होता है, मतलब प्राप्त होते हैं 2 ATP बनते भी हैं, साथ में 2 NADPH बनते हैं। ये NADPH में से हम लोग ATP बना सकते हैं, आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज किया जाएगा इस NADPH को और ATP बनाया जाएगा। एक NADPH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं, 2 पॉइंट कुछ होते हैं, पर हम लोग पॉइंट में तो नहीं ले सकते ATP को, तो बोल सकते हैं कि 3 ATP बनते हैं एक NADPH। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पाइरुवेट के रूप में, पाइरुविक एसिड के रूप में। तो ये EMP पाथवे क्या है या ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है, उसको हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, ये 11 स्टेप में कंप्लीट होता है। इनमें से सारे स्टेप को एक एक करके हम लोग समझेंगे, बड़े ही डिटेल से समझेंगे। तो इस पाथवे को इस तरीके से देखकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफी इजी पाथवे है। चलिए इस पाथवे को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, और आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो थ्योरी लिखने हैं ग्लाइकोलाइसिस में, वो आप लोग जो मैं बोलूंगा उससे अपने शब्दों में लिखिएगा। जो जो इस पाथवे में होते जाएगा उसी को लिखने हैं, हमें बुक के लैंग्वेज में नहीं लिखने हैं। मैं इनको इस डायग्राम से ही समझाऊंगा, इस चार्ट से या इस पाथवे से समझाऊंगा, अलग से थ्योरी आप लोगों को नहीं रटाऊंगा।
फ्रेंड्स, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है इसमें। तो सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जो हेक्सोज भी कहते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जाता है और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में सबसे पहले फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है, यानी ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जाता है। तो ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ने का काम जो करता है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम करता है। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसका को एंजाइम के रूप में काम करता है मैग्नीशियम आयन, यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम को सपोर्ट करता है। और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम एक एटीपी का यूज करता है। इस एटीपी का यूज करके एटीपी में से एक फॉस्फेट को दे देता है ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज में जोड़ देगा एक फॉस्फेट। तो एटीपी के पास जहां 3 फॉस्फेट थे, अब उसके पास 2 ही फॉस्फेट बचेंगे, तो एटीपी एडीपी बन जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। और फॉस्फेट जो होता है वो ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है, और ग्लूकोज में भी छठवें कार्बन पर जुड़ता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पर जुड़ता है, छठे पोजीशन के कार्बन पर। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो नया कंपाउंड बनता है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, क्योंकि ग्लूकोज में छठवें पोजीशन पे एक फॉस्फेट जोड़ दिया गया, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, और इसको बनाने का काम किया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इस प्रोसेस के दौरान एक एटीपी का इस्तेमाल होता है। अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इस प्रोसेस को करता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम था, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी एक ही मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज एक था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी एक था, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक ही होगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसमें फिर से एक फॉस्फेट और जोड़ा जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसमें और एक फॉस्फेट जोड़ेंगे, तो फ्रक्टोज जोड़ने का काम कौन करता है, काइनेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये जो फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एटीपी से एक फॉस्फेट लेकर जोड़ देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। तो जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्यों, क्योंकि 6 पोजीशन पे तो पहले से ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। अब की बार जो फॉस्फेट जुड़ा है, वह फ्रक्टोज के पहले कार्बन पर जुड़ा है, यानी पहले पोजीशन पे जो कार्बन है, उस कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहेंगे। इस दौरान भी एटीपी का इस्तेमाल हुआ और एडीपी बनता है। ये हो गए 3 स्टेप। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, इसको तोड़ा जाता है। अब तक हमने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए, अब इनको तोड़ेंगे। जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ा जाएगा, तो ये जो तोड़ने का प्रोसेस होता है, ये एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। एल्डोलेज एंजाइम इनको तोड़ने का काम करता है। एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ता है। एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में तोड़ेगा, और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है, ये 3 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन वाला होता है। मतलब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो 6 कार्बन वाला था, इसको बराबर 2 भाग में तोड़ दिया जाएगा। एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के भी एक मॉलिक्यूल बनेंगे, और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के भी एक मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ तक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के भी एक मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के भी एक मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के भी एक मॉलिक्यूल थे। अब इसके बाद से सारे कंपाउंड जितने भी बनेंगे, सबके 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल सकता है, और ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल सकता है। अगर हमें ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरुवेट बनाना है, यानी ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करना है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को आगे ब्रेक डाउन करना है। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है, तो इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदलना होगा। मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के भी, और इसके आगे जितने भी कंपाउंड बनेंगे, सबके 2-2 मॉलिक्यूल बनते चले जाएंगे।
आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को ब्रेक डाउन किया जाता है। हमने क्या देखा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को तोड़ा गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ये जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के तीसरे पोजीशन में ऑलरेडी फॉस्फेट है। अब ये जो तीसरे पोजीशन में फॉस्फेट है, तो जो नया फॉस्फेट जोड़ा जाएगा उसको पहले पोजीशन में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो नया कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था तो डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि दो फॉस्फेट हैं और पहले और तीसरे पोजीशन पे हैं, इसलिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ पे देखिए, जो फॉस्फेट जुड़ा है वो एटीपी से फॉस्फेट नहीं लिया गया है, यहाँ पे H3PO4 के रूप में फॉस्फेट लिया गया है। मतलब फॉस्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी जुड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इधर से बना और दूसरा मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होने पर बना। तो दो मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के थे, तो दो मॉलिक्यूल 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के भी बनेंगे और हर मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन होता है। अब यहाँ पे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन चुका है। इस 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में से हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट के साथ 3 हाइड्रोजन भी जुड़े थे, तो इन हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे। केवल 3 हाइड्रोजन बाहर नहीं करेंगे, बल्कि 4 हाइड्रोजन बाहर करेंगे, क्योंकि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बाहर करेंगे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बाहर होंगे। ठीक है, ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इनमें से हाइड्रोजन को बाहर करना है, तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। केवल आप लोग डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी लिख सकते हो, लेकिन डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेशन करना है, इसलिए डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। और ये एंजाइम हाइड्रोजन को जब बाहर कर देगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब ये डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन को बाहर करता है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे 2NAD+। ये 2NAD+ हाइड्रोजन को लेकर बन जाता है 2NADH2। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, यहाँ से फॉस्फेट को बाहर निकाला जाता है। जो पहले पोजीशन में फॉस्फेट जुड़े हैं, उन फॉस्फेट को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल के फर्स्ट का पोजीशन में से फॉस्फेट को हटाना है। फॉस्फेट को हटाएंगे तो 2 फॉस्फेट टोटल हटेंगे, इसलिए 2 फॉस्फेट हटेंगे, तो 2 फॉस्फेट को एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं 2 ADP, और 2 ADP 2 फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके 2 ATP बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम होता है, वह होता है फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम। और जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से 2 फॉस्फेट को बाहर कर दिया जाता है, तो जो मॉलिक्यूल बनता है वह मॉलिक्यूल होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि पहले पोजीशन में से फॉस्फेट हट गया है, तो केवल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचेगा। ये भी 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से जो तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसको दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, वो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। यानी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तीसरे पोजीशन पे प्रेजेंट फॉस्फेट को दूसरे पोजीशन पर भेज देता है, तो कंपाउंड बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद 10वां स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से वाटर को बाहर कर देते हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल मिलाकर एक मॉलिक्यूल वाटर को हम लोग यहाँ से बाहर कर देंगे। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से जब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाता है, तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है। ग्लिसरिक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। और इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है इनोलेज एंजाइम, और इसको एक को एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो मैग्नीशियम आयन को एंजाइम का रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे 2-फॉस्फोइनोइल पायरुविक एसिड बन चुका है। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनने के बाद में यहाँ से अगर हम लोग फॉस्फेट को हटा दें, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के, दोनों मॉलिक्यूल के पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर फॉस्फेट ग्रुप को हम लोग हटा दें तो केवल पायरुविक एसिड बचेगा, तो यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को बाहर कर दिया जाता है। और फॉस्फेट ग्रुप को जब बाहर करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है ADP और बन जाता है ATP।
और फॉस्फेट ग्रुप जब बाहर हो जाता है तो जो कंपाउंड बचता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड था, उसमें से अब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में से फॉस्फेट को हटा देने पर पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है पायरुविक काइनेज एंजाइम या फिर फॉस्फोपाइरुवेट ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। आप लोगों को इजी होगा पायरुविक काइनेज एंजाइम, ठीक है। इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है टोटल 11 स्टेप में और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे मैंने जो जो भी बताया आप लोगों को, हर स्टेप में जो जो हो रहा है उसी को अपने शब्दों में थ्योरी लिखना है, कोई भी नया नहीं लिखना है, रटना नहीं है। इस पाथवे को पढ़ो, पाथवे में जो जो भी स्टेप हो रहे हैं उसी को थ्योरी में लिखने हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जिसको हम लोग टीसीएस साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्रेब्स साइकिल पूछा जाए, टीसीएस साइकिल पूछा जाए या सिट्रिक एसिड साइकिल पूछा जाए तो सेम चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। एसिटाइल को एंजाइम ए का माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा ग्रहण किए जाने पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। क्रेब्स साइकिल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए को एक्सेप्ट करता है एक साइकिल रन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम ए साइक्लिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड NADPH2 और FADH2 आदि निकलते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो साइक्लिक अभिक्रिया होता है यानी क्रेब्स साइकिल रन होता है, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NADPH2 बनते हैं और कुछ FADH2 भी बनते हैं। ये आगे हम लोगों को जब साइकिल देखेंगे अभी तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्रेब्स साइकिल आज के इस वीडियो में पढ़ने के बाद में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माइंड में छप जाएगा। क्रेब्स साइकिल में सभी रसायन कार्बनिक एसिड नेचर के होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जितने भी इसमें केमिकल्स बनते हैं, रसायन बनते हैं, सारे कार्बनिक एसिड नेचर के होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। क्रेब्स साइकिल का अध्ययन सबसे पहले हेंस क्रेब ने किया था। हेंस क्रेब ने 1937 और 1943 में किया था, इसलिए इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, क्योंकि एक बार ग्लाइकोलाइसिस होता है यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल में 2 बार रन कराना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए क्रेब्स साइकिल को 2 बार चलना पड़ता है, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल क्या होता है, इसको हम लोग जरा डायग्राम से भी समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पायरुविक एसिड बनता है। ये जो पायरुविक एसिड है ये लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया गया जो लिंक रिएक्शन से बनाया गया। लिंक रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये लिंक रिएक्शन जो है ये ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनता है, उस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है लिंक रिएक्शन। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में, और जब ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो आगे क्रेब्स साइकिल रन होगा और क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट बनेंगे। क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट होते हैं NADPH2, FADH2 और CO2। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है। यहाँ पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन, और जैसे ही लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इसको एक्सेप्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड बनाता है। इस सिट्रिक एसिड आगे क्रेब साइकिल को कंटिन्यू करता है। इस तरीके से क्रेब साइकिल चलता है। इसको अभी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़े। जैसे ही साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड बन जाता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाता है। मान लो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये है साइटोसोल, इधर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेने के बाद में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में।
इस पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना ही लिंक रिएक्शन कहलाता है। लिंक रिएक्शन क्या होता है देखिए, ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है। हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है, साथ में CO2 को भी बाहर किया जाएगा, मतलब एक कार्बन को बाहर किया जाएगा CO2 के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कराता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मतलब पायरुविक एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला एंजाइम। ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम एक कार्बन को बाहर कर देगा, तो कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन को बाहर करता है। तो हाइड्रोजन को बाहर करने पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे NAD+ और ये NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 बन जाता है। इस प्रोसेस में केवल हाइड्रोजन और कार्बन बाहर नहीं निकलते, बल्कि कोएंजाइम ए भी इन्वॉल्व होता है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो बाहर निकलते हैं और कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होता है, जिसके कारण पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एक बात देखिए, ये पायरुविक एसिड जो था, ये 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल था और ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है, ये 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक कार्बन बाहर निकल जाता है, इस कारण यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, जो 2 कार्बन कंपाउंड वाला होते हैं। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, पर क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि एक-एक मॉलिक्यूल एक-एक साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट कंबाइंड हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और इस प्रोसेस को कराने वाला एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। और चूंकि इस एंजाइम का नाम ही सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है, तो ये जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जोड़ करके सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस कर देता है, मतलब सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में जुड़ेंगे, तो इसके 4 कार्बन और इसके 2 कार्बन, मतलब टोटल 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो सिट्रिक एसिड जो नया बनता है कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करता है और दोनों जुड़ करके बना देते हैं सिट्रिक एसिड। इस प्रोसेस में ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसमें से कोएंजाइम ए को बाहर कर दिया जाता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है। अब सिट्रिक एसिड बन चुका है। ये जो सिट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड आगे एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटेज एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए सिट्रिक एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो सिट्रिक एसिड में से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे, तो जो मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड। क्योंकि ये जो एकोनिटेज एंजाइम है, यहाँ पे ये एकोनिटिन को ऐड कर देता है सिट्रिक एसिड के साथ। अब सिस एकोनिटिक एसिड बनने के बाद एकोनिटेज एंजाइम वापस से इस सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर को ऐड कर देता है। जब सिस एकोनिटिक एसिड में वाटर को ऐड कर देगा एकोनिटेज एंजाइम, तो सिट्रिक एसिड के जैसे ही एक कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के समान एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड वाला होता है, क्योंकि अभी तक एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड बन चुका है, तो इस आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया जाएगा, तभी तो हाईली एनर्जी कंपाउंड बनेंगे, है ना? तो आइसोसिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन को बाहर करने का काम करता है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर करता है। जब हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है NAD+ और ये जो NAD+ है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बन जाता है NADH2 और जो बचता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। यानी आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है। अब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से एक कार्बन को बाहर करना होता है और कार्बन को बाहर करने का काम करता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो कार्बन को जोड़ेगा और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है तो कार्बन को बाहर करेगा। तो इस ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में से एक कार्बन को डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम बाहर कर देगा। तो कार्बन अकेले बाहर नहीं निकलता,
ये CO2 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है और कार्बन के बाहर निकल जाने पर ये जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में। ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन वाला था, उसमें से 1 कार्बन तो CO2 के फॉर्म में निकल गया, तो जो बचेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बचेगा। अब तक जितने भी मॉलिक्यूल थे सारे के सारे 6 कार्बन कंपाउंड वाले थे। ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड वाला है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन जाने के बाद इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से एक कार्बन को फिर से बाहर निकाला जाएगा और कार्बन के साथ-साथ हाइड्रोजन को भी बाहर निकाला जाएगा। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम कराता है उस एंजाइम का नाम है कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एक कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, 2 हाइड्रोजन को, तो उनको एक्सेप्ट करता है NAD और NAD एक्सेप्ट करके NADH2 बन जाता है। साथ में यहाँ पे कार्बन भी CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा इस प्रोसेस में कोएंजाइम A ऐड होता है। कोएंजाइम A हमने बाहर निकाला था कहाँ पर? यहाँ पर। और कोएंजाइम A को हम लोग ऐड कर रहे हैं कहाँ पर? इस जगह पर, ठीक है। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, साथ में कोएंजाइम A को ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। मतलब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनाया जा रहा है और इसको कराने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन चुका है जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला है, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला था। यहाँ पे 1 कार्बन निकल गया, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है। अब इस सक्सिनाइल कोएंजाइम A को सक्सिनिक एसिड में बदला जाता है जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला ही मॉलिक्यूल है। सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनिक एसिड में बदलने का काम करता है सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम A में से ये जो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम है वो एंजाइम A को बाहर कर देता है, तो यहाँ पे कोएंजाइम A बाहर हो जाता है। जब कोएंजाइम A बाहर होता है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होते हैं। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके GDP और IP को जोड़ दिया जाता है। मतलब एक ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है और GTP बना दिया जाता है, यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया जाता है। और इस दौरान वाटर को भी ऐड किया जाता है, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहते हैं सक्सिनिक एसिड। अब यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस सक्सिनिक एसिड में से फ्यूमेरिक एसिड बनाया जाता है। तो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वह एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये वाटर को बाहर करता है, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर करता है। जब ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है FAD। कौन एक्सेप्ट करेगा? FAD प्लस। और FAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके FADH2 बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पे FADH2 का एक मॉलिक्यूल बनता है। साथ में जो इसके पिछले स्टेप में वाटर ऐड हुआ था वह वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है। इस तरीके से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब फ्यूमेरिक एसिड यहाँ बन गया है, तो इस फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में बदला जाता है और इसको कराता है फ्यूमरेज एंजाइम। इसके लिए सिर्फ वाटर ऐड करता है। फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड कर देने पर मैलिक एसिड बन जाता है। क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड किए इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड किए। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये जो मैलिक एसिड है ये मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इस मैलिक एसिड को वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इस क्रेब्स साइकिल को फिर से रन किया जा सके। इस मैलिक एसिड को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है मतलब हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो ये मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ से हाइड्रोजन को जब बाहर करता है मैलिक एसिड में से तो उसको एक्सेप्ट करता है NAD प्लस और बन जाता है NADH2। इस तरीके से NADH2 का फिर से एक और मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे आप मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड होता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होता है। इस तरीके से मैलिक एसिड में से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है और एस्पार्टिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ वापस से बाइंड होगा और इस सिट्रिक एसिड साइकिल को फिर से रन कराता है। इस तरीके से क्रेब साइकिल वापस से रन हो सकता है।
आई होप आप लोगों को क्रेब साइकिल के सारे स्टेप क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान स्टेप हैं। बस हमें ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या क्रेब साइकिल है या टीसीएस साइकिल है, इस साइकिल के कंप्लीट रन होने पर हमें 3 एनएडीएच प्राप्त होते हैं, 1 एफएडीएच प्राप्त होता है, 1 जीटीपी और 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं। तो इस क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या-क्या हुए? 3 एनएडीएच, 1 एफएडीएच, 1 जीटीपी और 2 CO2। ये कहाँ-कहाँ पे निकल रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक एनएडीएच यहाँ पे रिलीज हो रहा है, दूसरा एनएडीएच यहाँ पे बन रहा है, तीसरा एनएडीएच यहाँ पे बन रहा है, तो 3 एनएडीएच बन गए। एक एफएडीएच बनता है जो यहाँ पे बनता है। इसके अलावा एक जीटीपी है जो यहाँ पे बनता है और CO2 एक तो यहाँ रिलीज हो रहा है और दूसरा यहाँ रिलीज हो रहा है। इस तरीके से 2 CO2 और 1 जीटीपी, 1 एफएडीएच और 3 एनएडीएच रिलीज होते हैं। इनमें से CO2 फोटोसिंथेसिस में चला जाएगा या फिर बाहर रिलीज कर दिया जाएगा और ये जीटीपी एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा एनएडीएच और एफएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग थ्योरी भी लिखते हो एग्जाम में, तो थ्योरी जैसे-जैसे साइकिल चलता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में थ्योरी लिखिएगा। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। तो वीडियो को आप लोग आराम से देखते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। जो-जो मैं बताता हूँ, वो आप लोग अपने वर्ड्स में नोट करिएगा ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े और ये गलत भी नहीं होते हैं। जैसे-जैसे साइकिल है, उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना, अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन कर देना, गलत नहीं होता है, एग्जामिनर इसको गलत नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने में भी हमें बहुत मजा आएगा क्योंकि उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनाकर मैं दिखाऊंगा, पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आप लोगों को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार पढ़ोगे फिर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। इसी को शॉर्ट में ईटीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें NADH और FADH2 में, यहाँ पे NADH2 कर लीजिएगा, NADH2 और FADH2 में उपस्थित उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्रमशः विभिन्न प्रोटीन्स को दिए जाते हैं जिससे एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें NADH2 से और FADH2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग-अलग प्रोटीन्स को क्रमशः दिया जाता है जिससे लास्ट में एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग जब डायग्राम देखेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह प्रक्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होती है। सभी लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए। एटीएस वह श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक स्थानांतरित होते हैं और अंत में ऑक्सीजन को दिए जाते हैं। इस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है जिससे एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वह श्रृंखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर प्रोटीन को दिए जाते हैं और अंत में इसी तरीके से ऑक्सीजन को दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के स्थान कौन से हैं? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो। तो प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है क्योंकि वहां अलग से माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 प्रमुख कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज होता है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यूकैरियोट्स में मेनली जो ईटीएस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और ये जो अंदर का मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के बीच वाला भाग होता है ये मैट्रिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रोटीन होते हैं ये इस इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन है इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। उस दौरान इस मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को पंप करते हैं इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। मतलब मैट्रिक्स के अंदर में से प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं। जब ये प्रोटॉन वापस से मैट्रिक्स में आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स 5 से आते हैं जिसको एटीपी सिंथेज कहते हैं उसके थ्रू। तो जब ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेज से वापस मैट्रिक्स में आते हैं उस दौरान एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं। इस डायग्राम में देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और इधर अंदर वाला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का भाग को कहते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो भाग होगा वो साइटोसोल होगा। ठीक है, ऐसा मानकर चलिए एक बार के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, सब इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ये रहे वो प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं। हमने देखा था कि टोटल 5 प्रोटीन होते हैं या 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। उसमें से पहला कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा कॉम्प्लेक्स और ये है पांचवा कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये NADH को तोड़ता है और हाइड्रोजन को अलग करता है और इलेक्ट्रॉन को अलग करता है, इसलिए इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है एक क्रेब साइकिल में जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा होता है उस दौरान सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाने का काम करता है और सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब बन जाता है तो उस दौरान FADH2 बनता है। उस FADH2 को ये तोड़ देता है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को अलग करता है और उस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। अतः यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको अल्टीमेटली कौन दे रहा है? सक्सिनेट, इसलिए इसको कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 3, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको कहा जाता है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है यहाँ पे साइटोक्रोम C1 पाया जाता है और साइटोक्रोम B पाया जाता है। ये दोनों पाए जाते हैं इसलिए इसको साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4 को कहा जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पे साइटोक्रोम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जैसे कि साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ करके वाटर बनवाने का काम करता है, इसलिए इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 5, इसको कहते हैं एटीपी सिंथेज। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एटीपी सिंथेसिस का वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स 5। इस तरीके से टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे हमने देखा कि टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता किस तरीके से है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आखिर किस तरीके से होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म समझने से पहले कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क हमें समझने होंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है जिसको हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ये NADH को तोड़ता है और NADH को तोड़ने पर क्या बनता है? NAD प्लस बनता है, साथ में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये NADH डिहाइड्रोजिनेज ले लेता है और NADH डिहाइड्रोजिनेज भी कहां पर लेता है? FMN पर। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड करके एक साइट होता है इसमें, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद FMN कुछ समय तक अपने पास रखता है, जितनी उसकी रेडॉक्स पोटेंशियल होती है उतनी देर तक। फिर ये FMN इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो FeS ले लेता है। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखता है, फिर ए FeS भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। जब ए FeS इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यूबीक्विनोन।
UQ का मतलब है यूबिक्विनोन, यहाँ पे लिखा भी गया है। ये यूबिक्विनोन इंटरसेल्युलर स्पेस की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये मेम्ब्रेन के बीच में आ जाता है। और एफईएस से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यूबिक्विनोन, इधर मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन को भी पकड़ेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। मतलब यूबिक्विनोन रेड्यूस हो जाता है और यूबिक्विनोन H2 बन जाता है। जैसे ही यूबिक्विनोन H2 बनेगा, ये आगे मूव करता है और चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। लेकिन इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन को एफएमएन एक्सेप्ट करता है और एफएमएन एफईएस को देता है और एफईएस यूबिक्विनोन को देता है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से इंटरसेल्युलर स्पेस में पंप कर दिया जाता है। मतलब मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को इंटरसेल्युलर स्पेस में भेजा जाता है। इसी के जैसे वर्क करता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, ये NADH को ना तोड़ के FADH2 को तोड़ता है और FADH2 को FAD प्लस में तोड़ देगा, साथ में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको ये कॉम्प्लेक्स 2 का FES एक्सेप्ट करता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जो इसका सेंट्रल साइट होता है। ये FES इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने के बाद इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन के लिए दे देता है। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन ले लेता है और ये यूबिक्विनोन H2 में बदल जाता है और यूबिक्विनोन H2 में जैसे ही बदलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यहाँ पे है, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाता है मूव करके। जब कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा था और यूबिक्विनोन को दिया जा रहा था, उस दौरान 4 प्रोटॉन बाहर पंप किए जा रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इस दौरान कोई भी प्रोटॉन बाहर पंप नहीं होता है। क्यों बाहर पंप नहीं होता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये पूरे मेम्ब्रेन में इस तरीके से एम्बेडेड नहीं है, मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करता है। इस तरीके से पूरे मेम्ब्रेन में पार हुआ होता तो अंदर मैट्रिक्स में से बाहर इंटरसेल्युलर स्पेस की ओर प्रोटॉन पंप होते। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ये सिर्फ मैट्रिक्स के साइड में मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, इसलिए ये बाहर प्रोटॉन पंप नहीं करता है। ये रहे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के वर्क। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे। पहले कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होता है ये देखते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स 2 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होगा वो देखेंगे। मान लो कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है समझते हैं। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में जो NADH बने थे, उस NADH को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करते हैं। तो जो NADH था, उस NADH को सबसे पहले तोड़ता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है। जब ये एंजाइम NADH को तोड़ देगा तो NAD प्लस बनता है और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN एक्सेप्ट करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN है, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये अपने पास अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा कुछ समय तक। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है FES के लिए। ये FES भी अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को रखता है। फिर ये FES अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है यूबिक्विनोन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन FMN से FES से यूबिक्विनोन में जा रहा होता है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को इंटरसेल्युलर स्पेस में पंप कर दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन उद्देश्य ही है प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से इंटरसेल्युलर स्पेस में पंप कराना। क्योंकि ये प्रोटॉन जब वापस आएंगे एटीपी सिंथेज में से, तब एटीपी का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन उद्देश्य है एटीपी सिंथेसिस कराना। इसका मतलब प्रोटॉन को बाहर पंप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन FES से यूबिक्विनोन को दे दिया जाता है, तो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन पाके एनर्जी रीच हो जाता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को पाता है, ये प्रोटॉन को भी अपने पास बुला लेता है और प्रोटॉन से जुड़ जाता है। इस तरीके से यूबिक्विनोन जो था वो यूबिक्विनोन H2 बन जाता है, यानी कि यूबिक्विनोन रिड्यूस हो जाता है। अब यूबिक्विनोन जैसे ही रिड्यूस होता है, यहीं पे रिड्यूस होगा और ये रिड्यूस होने के बाद मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचने के बाद अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है कॉम्प्लेक्स 3 के लिए। तो कॉम्प्लेक्स 3 के लिए यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो
कॉम्प्लेक्स 3 अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? साइटोक्रोम सी को देता है। साइटोक्रोम सी कहाँ पे है? ये इंटरसेल्यूलर स्पेस की ओर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो इस साइटोक्रोम सी के लिए ये कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन मजे की बात यहाँ पे क्या है, ये जो साइटोक्रोम सी है, ये एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे एक क्यू साइकिल चलता है, क्योंकि साइटोक्रोम सी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 में क्यू साइकिल चलता है। तो क्यू साइकिल को हमें डिटेल से नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आप लोग यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। ये जो यूबिक्विनोन H2 है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम C1 के लिए। तो साइटोक्रोम C1 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम C के लिए, और ये साइटोक्रोम C जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम C को दे दिया गया और साइटोक्रोम C मूव करके चला गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यूबिक्विनोन H2 किसको दिया होता है? साइटोक्रोम B को। 1 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम C1 को, 1 इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B को। अब साइटोक्रोम B के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B दे देता है साइटोक्रोम C1 के लिए। फिर साइटोक्रोम C1 के पास और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये साइटोक्रोम C1 एक दूसरे साइटोक्रोम C को अपना 1 इलेक्ट्रॉन फिर से दे देता है। अब ये साइटोक्रोम C, जो दूसरा वाला साइटोक्रोम C है, वो भी मूव करके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में जाता है और साइटोक्रोम B में आता है, फिर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 में जाता है, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को दिया जाता है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन को फिर से बाहर पंप कर दिया जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में। तो 4 प्रोटॉन यहाँ पंप किए गए थे कॉम्प्लेक्स 1 में, 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 में पंप किए जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 साइटोक्रोम C आ चुके होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर। ये जो साइटोक्रोम C है, ये आ चुका है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम C आने के बाद ये जो साइटोक्रोम C है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 4 के लिए। तो कॉम्प्लेक्स 4 में इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं साइटोक्रोम A। तो दोनों साइटोक्रोम C एक एक करके अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे साइटोक्रोम A के लिए। ये साइटोक्रोम A इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने पास रखता है। फिर ये साइटोक्रोम A दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम A3 के लिए। ये साइटोक्रोम A3 अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास आ चुका है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास आता है, इन इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा होता है ऑक्सीजन, मतलब हाफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ये जो हाफ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन साइटोक्रोम A3 के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहाँ पे हाइड्रोजन को बुला लेता है। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन आते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। और ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ते हैं? साइटोक्रोम A3 के पास जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन की मदद से जुड़ते हैं और बना लेते हैं H2O। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था कॉम्प्लेक्स 1 से, उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन को कहा जाता है। और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर बना लेता है। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स 4 में जब साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 2 प्रोटॉन को इंटरसेल्यूलर स्पेस में पंप किया जाता है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 में 4 प्रोटॉन और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। इसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स 2 वर्क करता है तब भी होता है। कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH को तोड़ता था, और FADH2 को तोड़ेगा तो FAD प्लस और हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 2 ले लेता है FES में और FES दे देता है यूबिक्विनोन के लिए। यूबिक्विनोन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये एनर्जी रिच हो जाएगा, तो प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से बुला लेगा और यूबिक्विनोन H2 बन जाता है। यूबिक्विनोन H2 जैसे ही बनेगा, एक चला जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाने के बाद में एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 के लिए, कॉम्प्लेक्स 3 देता है साइटोक्रोम C के लिए, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 4 को, कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू होता था और इलेक्ट्रॉन अंत में ऑक्सीजन को दिया जाता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 में से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू होता है और अंत में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। सेम प्रोसीजर होते हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 पार्टिसिपेट करेगा।
और कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ पार्टिसिपेट करेगा वहाँ कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, और कॉम्प्लेक्स 2 जहाँ पार्टिसिपेट कर रहा होगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व हो भी सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 जहाँ होगा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन दे दिया गया ऑक्सीजन को, तब इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट द्वारा 4 प्रोटॉन को पंप किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 द्वारा भी 4 प्रोटॉन पंप होते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। टोटल 4, 4, 8 और 2, 10 प्रोटॉन पंप होते हैं। ये पूरे प्रोटॉन इसी तरीके से लगातार पंप होते जाते हैं। हर बार 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 10 प्रोटॉन पंप हो जाएंगे। इस तरीके से मैट्रिक्स में से बाहर लगातार प्रोटॉन का पंप होते जाता है, जिससे इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाता है और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाता है। जब इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो प्रोटॉन तेजी से अंदर आने लगता है मैट्रिक्स में, और एक किस रास्ते से होकर आता है, कॉम्प्लेक्स 5 से होकर आता है। और कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स 5 में से यानी कि एटीपी सिंथेज में से 4 प्रोटॉन अंदर आते हैं तो एक एटीपी बन जाता है। अगर 4 प्रोटॉन अंदर आएंगे तो एक एटीपी बनेगा, तो 8 प्रोटॉन के अंदर आने पर 2 एटीपी बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साइकिल में या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चेन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने पर टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं, और टोटल 10 प्रोटॉन पंप होते हैं तो 10 प्रोटॉन अगर इस एटीपी सिंथेज से अंदर आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 2.5 एटीपी, क्योंकि 4 प्रोटॉन में 1 एटीपी, 8 प्रोटॉन में 2 एटीपी और बचे हुए 2 प्रोटॉन हैं तो उन 2 प्रोटॉन में हाफ एटीपी, तो 2.5 एटीपी। तो इस तरीके से कोई 2.5 ढाई एटीपी बनते नहीं है एक्चुअल में, या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। एटीपी है वो कैसे आधा बनेगा, ठीक है, बस एक गणना के तौर पे ढाई एटीपी बनते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो ढाई एटीपी बन रहे हैं, तो 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स 1 में से तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 5 एटीपी बनेंगे, क्योंकि ढाई ढाई 5 एटीपी, ठीक है। तो एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, 2 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो 5 एटीपी बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेकंड से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स 2 में से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दिया गया, फिर यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 को दिया। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 में से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं बाहर, और कॉम्प्लेक्स 4 में से 2 प्रोटॉन पंप होते हैं बाहर। कॉम्प्लेक्स 1 में से प्रोटॉन पंप नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 में से प्रोटॉन पंप नहीं होंगे। तो अगर FADH2 को तोड़ा गया और कॉम्प्लेक्स 2 तोड़ता है FADH2 को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ और ऑक्सीजन को दिया गया, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 से प्रोटॉन पंप हुआ और कॉम्प्लेक्स 4 से प्रोटॉन पंप हुआ। तो 4 और 2 6 प्रोटॉन ही पंप होते हैं। अगर ये 6 प्रोटॉन अंदर आएंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 4 प्रोटॉन के अंदर आने पर 1 एटीपी बनेगा, और बचे हुए 2 प्रोटॉन के अंदर आने पर 1.5 एटीपी बनेगा, ठीक है। अगर यही साइकिल 2 बार हो जाए, दूसरी बार फिर से FADH2 को तोड़कर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो यहाँ पे 4-4 के 2 बार प्रोटॉन पंप होंगे, यहाँ पे 2-2 के 2 बार प्रोटॉन पंप होंगे, और यहाँ पे 8 प्रोटॉन पंप हो जाएंगे 2 साइकिल में, और यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप होंगे, तो टोटल 8 और 4 12 प्रोटॉन पंप होंगे। तो एटीपी टोटल कितने बन जाएंगे, 3। यानी ये समझ सकते हैं FADH2 को तोड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 1.5 एटीपी बनेंगे, और 2 बार FADH2 को तोड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 3 एटीपी बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि NADH को तोड़ते हैं तो हमें 2.5 एटीपी प्राप्त होते हैं, और FADH2 को तोड़ते हैं तो 1.5 एटीपी प्राप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एटीपी सिंथेज किस तरीके से काम करता है। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का 5वां कॉम्प्लेक्स होता है। एटीपी सिंथेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कोशिका में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। इसे सेल की एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन भी कहा जाता है। एटीपी सिंथेज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, एटीपी बनाने का काम करता है, इसलिए इसे
एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, तो एनर्जी करेंसी बनाने वाली मॉलिक्यूलर मशीन कहा जाता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को। ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्योंकि बैक्टीरिया के पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया अलग से तो होते नहीं है या क्लोरोप्लास्ट अलग से होते नहीं है, इसलिए वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स 5 भी कहा जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अंतिम कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जाना जाता है या एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है F0 पार्टिकल, दूसरा होता है F1 पार्टिकल। ये जो F0 पार्टिकल होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन में स्पैन होता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर धंसा होता है, और जो मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, क्योंकि वहां पे लिपिड पाए जाते हैं। इसलिए F0 पार्टिकल जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वाटर को पसंद नहीं करता। F0 पार्टिकल में कुछ सब यूनिट आते हैं, जैसे A सब यूनिट होता है, B सब यूनिट होता है, इसके अलावा B डैश पाया जाता है, और C सब यूनिट के 9 से लेकर 14 तक के सब यूनिट पाए जाते हैं यहाँ। F1 पार्टिकल जो होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वाटर कंटेंट भी तो होंगे। ठीक है। ऑलवेज एक्सपोज आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, मतलब मेम्ब्रेन से बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये भी मल्टीपल सब यूनिट का बना होता है, जैसे अल्फा के 3 सब यूनिट होते हैं, 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, 1 गामा और 1 डेल्टा सब यूनिट होता है। इस तरीके से अलग-अलग सब यूनिट होते हैं। इसको मैं अभी स्ट्रक्चर से बताऊंगा तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से है, ये इसके मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये जो अंदर वाला भाग है, ये मैट्रिक्स है, ये बाहर वाला भाग तो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, और ये मेम्ब्रेन हुआ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में धंसा हुआ जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं F0 पार्टिकल। क्या बोलेंगे? F0 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो होता है एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे A सब यूनिट पाया जाता है। इसके अलावा A सब यूनिट से जुड़ा हुआ F0 पार्टिकल का ही हिस्सा होता है B सब यूनिट और B डैश, यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं F0 पार्टिकल का हिस्सा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये येलो कलर से दिखाया गया है, ये सब यूनिट पाए जाते हैं। ये जो होते हैं, ये C सब यूनिट है। इनकी संख्या 9 से लेकर 14 तक हो सकती है। तो F0 पार्टिकल में क्या-क्या पाया जा रहा है? C सब यूनिट, जिनकी संख्या 9 से लेकर 14 तक है। एक A सब यूनिट है, जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और A सब यूनिट से जुड़ा हुआ B और B डैश सब यूनिट पाए जाते हैं। इस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे एक पाया जाता है गामा सब यूनिट। ये जो गामा सब यूनिट है, ये इधर F0 पार्टिकल से कनेक्ट होता है, और इधर F1 पार्टिकल से भी कनेक्ट होता है। मतलब ये F1 पार्टिकल का हिस्सा है, पर F1 और F0 पार्टिकल को कनेक्ट करने का काम करता है। F1 पार्टिकल में एक गामा सब यूनिट के अलावा 3 अल्फा सब यूनिट होते हैं, जो यहाँ येलो कलर में दिखाए गए हैं। 3 अल्फा सब यूनिट हैं। इसके अलावा 3 बीटा सब यूनिट होते हैं, ये रहे बीटा सब यूनिट। ठीक है। और एक होता है डेल्टा सब यूनिट। ये जो डेल्टा सब यूनिट है, ये यहाँ पे F1 पार्टिकल के साथ अटैच है, साथ में F0 पार्टिकल के B सब यूनिट के साथ और B डैश सब यूनिट के साथ भी अटैच होता है। ये इस तरह से क्यों अटैच होता है? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी प्रदान करना है। केवल गामा सब यूनिट से अटैच होते हैं F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो इसको और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए ये जो डेल्टा सब यूनिट है, जो F1 पार्टिकल है, वो F2 पार्टिकल B और B डैश से अटैच होता है, ताकि रोटेशन के दौरान भी ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेबल बना रहे। यहाँ पे होता क्या है देखिए, जब यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेस में
प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, यानी कि H प्लस आयन का ग्रेडियंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा H प्लस आयन बन जाते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर पंप किए जाते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रोटॉन। तो बाहर इंटरसेल्युलर स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है, ये हमने देखा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, ताकि ये ज़्यादा समझ में आए आप लोगों को। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरसेल्युलर स्पेस में बन जाता है, तो प्रोटॉन इस ए सब यूनिट में से होकर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। जब प्रोटॉन ए सब यूनिट में से होकर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, तब इस प्रोटॉन के मोटिव फोर्स के कारण इस सी सब यूनिट में रोटेशन होता है। अब सी सब यूनिट में रोटेशन होगा, तो सी सब यूनिट घूमेंगे, तो सी सब यूनिट से कनेक्ट है गामा सब यूनिट, तो गामा सब यूनिट भी घूमेगा। गामा सब यूनिट के घूमने पर ये जो ऊपर में बीटा और अल्फा सब यूनिट है, ये भी रोटेट होंगे। और इस बीटा सब यूनिट और अल्फा सब यूनिट में यहाँ पे अलग-अलग साइट होते हैं, जिसको आगे मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ओपन साइड, लूज बाइंडिंग साइड और टाइट बाइंडिंग साइड होते हैं, जहाँ एडीपी और आईपी को पकड़ा जाता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये रोटेशन के साथ ही कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं आगे मैकेनिज्म जब देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का रोटेशन होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये जो साइट है, ये है ओपन साइट, जिसको O से दर्शाया गया है। यहाँ पे L से दर्शाया गया है लूज बाइंडिंग साइट को, और यहाँ पे T से दर्शाया गया है टाइट बाइंडिंग साइट को। तो 3 साइट हैं, ओपन साइट, लूज बाइंडिंग साइट और टाइट बाइंडिंग साइट। ये जो बाइंडिंग साइट मैंने यहाँ दर्शाया है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? अल्फा बीटा सब यूनिट जहाँ पाए जाते हैं ना, वहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा सब यूनिट को मैंने दर्शा भी दिया है। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये जो ओपन साइट है, एक खुला साइट है, तो यहाँ पे एक एडीपी आकर बाइंड हो जाता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर बाइंड होता है। क्योंकि ये ओपन साइट है तो यहाँ आकर बाइंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एडीपी और आईपी आकर बाइंड होते हैं, क्योंकि ये ओपन साइट होता है, तो यहाँ पे एडीपी और आईपी बाइंड होते हैं। अब क्या होता है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के ए सब यूनिट में से एक प्रोटॉन पास होता है। जैसे ही एक प्रोटॉन पास होगा, इनमें रोटेशन होगा। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से प्रोटॉन जैसे ही पास होता है एक प्रोटॉन, इस सी सब यूनिट में 120 डिग्री रोटेशन होता है। तो गामा सब यूनिट भी रोटेट करेगा और ये अल्फा बीटा सब यूनिट भी रोटेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसी से कनेक्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इस तरीके से 120 डिग्री रोटेट होता है। अब 120 डिग्री रोटेट होगा तो क्या होगा, ये जो ओपन साइड था वो इधर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ओपन साइड, इधर हो गया टाइट बाइंडिंग साइड और इधर हो गया लूज बाइंडिंग साइड। इस तरीके से ये साइड चेंज हो जाते हैं। जब साइट चेंज होंगे तो ये जो एडीपी प्लस आईपी थे, ये ओपन साइट में बाइंड थे, ये लूज बाइंडिंग साइट पर आ जाते हैं। मतलब अब जो ओपन साइट में रैंडमली बाइंड थे, वो थोड़े अच्छे से बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, पर लूजली बाइंड होते हैं। अब उसी तरीके से दूसरा प्रोटॉन पास होगा। जब दूसरा प्रोटॉन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में से पास होगा, तो फिर से 120 डिग्री इधर रोटेट होगा। तो 120 डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ जो ओपन कॉम्प्लेक्स था वो इधर आ जाता है और लूज कॉम्प्लेक्स इधर आ जाएगा। तो लूज कॉम्प्लेक्स आ चुका है यहाँ पे, यानी कि लूज बाइंडिंग साइट आ गया है यहाँ पे, ओपन बाइंडिंग साइट यहाँ पे और टाइट बाइंडिंग साइट इधर आ गया है। तो अब जो एडीपी और आईपी थे वो टाइट बाइंडिंग साइट में आ चुके हैं। जैसे ही एडीपी और आईपी टाइट बाइंडिंग साइट में आते हैं, ये एडीपी और आईपी आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं एटीपी। इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पास होता है तो फिर से 120 डिग्री रोटेट होता है। तो ये जो बना हुआ एटीपी है, ये वापस से ओपन साइट पर आ जाता है, क्योंकि ये फिर से रोटेट होंगे ना। तो इधर ओपन साइट आ जाएगा और इधर टाइट बाइंडिंग साइट, इधर लूज बाइंडिंग साइट, जैसे फर्स्ट पोजीशन में था वैसे। तो यहाँ पे एटीपी ओपन बाइंडिंग साइट पर आ जाता है। अब 3 प्रोटॉन पास हो चुके हैं। चौथा प्रोटॉन जैसे ही एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स में से होकर गुजरता है, ये जो एटीपी है ये इस ओपन साइट से रिलीज हो जाता है, ओपन साइट से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से एटीपी का कंप्लीट फॉर्मेशन होकर एटीपी रिलीज भी हो जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन के पास होने पर एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आसान है, बस यहाँ पे रोटेशन को समझना है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। पहला है सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन। सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करता है, मतलब एटीपी के सिंथेज करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। बायोसिंथेसिस रिएक्शन में
इम्पोर्टेंट होता है। तो ये इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हुए। इसके अलावा कुछ इसका इनहिबिटर्स देख लेते हैं कि ये जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, इसका इनहिबिटर्स कौन-कौन से हैं। एक है ओलिगोमाइसिन। ये जो ओलिगोमाइसिन है, ये F0 चैनल को ब्लॉक करता है, यानी जो F0 पार्टिकल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे रोटेट ही नहीं होगा और एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। DCCD ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट को रोकता है। जो DCCD है ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, यानी कि जो इंटरसेल्युलर स्पेस में है प्रोटॉन, उसको मैट्रिक्स के अंदर जाने से रोकता है। वेंटुरिसिडिन ये जो होता है एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, यानी जो फ्लिप फ्लॉप साइट हैं, बीटा और अल्फा सब यूनिट है, उनको ब्लॉक करता है। इन इनहिबिटर्स को भी आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको शॉर्ट में PPP भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम भी है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, जिसको शॉर्ट में HMP शंट भी कहते हैं या HMP पाथवे भी कहते हैं। फ्रेंड्स, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है हम लोग समझते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी कि PPP कोशिका के साइटोप्लाज्म में होने वाला एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक पाथवे है। यह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक वैकल्पिक मार्ग है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जनरली हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के अलावा और एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, ये ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव होता है। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी बनते हैं, और इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में डायरेक्ट एटीपी नहीं बनते, NADH बनते हैं और राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं। पर ये ग्लाइकोलाइसिस का एक अल्टरनेटिव पाथवे है, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। इस पाथवे का मुख्य कार्य NADPH बनाना होता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनाना। राइबोज 5 फॉस्फेट कहाँ काम में आता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। न्यूक्लियोटाइड बनाने में राइबोज 5 फॉस्फेट होता है ना। और NADPH जो होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज में लाते हैं। यह जो पाथवे होता है, यह विशेष रूप से लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल कॉर्टेक्स, लैक्टिंग मेमोरी ग्लैंड और RBCS में अधिक सक्रिय होता है। ये तो एनिमल की बात हुई, और प्लांट के सभी सेल में सक्रिय होता है। प्लांट में भी कहा जाए तो विशेष रूप से लीफ के मेसोफिल सेल में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की विशेषताएं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की क्या विशेषताएं होती है। यह पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस भी तो साइटोसोल में ही होता है ना। इसमें एटीपी का डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि एटीपी इसमें डायरेक्ट नहीं बनते, इसमें NADPH बनते हैं और राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेटिव पाथवे है। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का अल्टरनेटिव होता है। इसमें ऑक्सीजन की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। NADPH प्रोडक्शन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। NADPH का प्रोडक्शन करना इसका सबसे मेन कार्य होता है। ये इसके विशेषताएं हुए। आगे हम लोग देखते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के 2 चरण होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है, इस चरण में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है और NADPH बनता है। मतलब जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ऑक्सीडेटिव फेज होता है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होगा और NADPH बनेगा। वहीं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, इस चरण में शुगर्स का इंटर कन्वर्जन होता है और राइबोज 5 फॉस्फेट बनता है। ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, इसका इंटर कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इस प्रोसेस के दौरान राइबोज 5 फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो पेंटोज 5 फॉस्फेट पाथवे के 2 चरण होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। इसको अभी हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे। इसके पाथवे को पढ़ेंगे तब अलग-अलग पाथवे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इधर मैंने ऑक्सीडेटिव पाथवे को लिखा है, इधर नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे को। चलिए इनको देखते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे, किस तरीके से चलता है ऑक्सीडेटिव पाथवे और किस तरीके से चलता है नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। मैं इसको जूम करके बताता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई दे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो चलता है, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फेज होता है। ऑक्सीडेटिव फेज में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला जो मॉलिक्यूल होता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, वह होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में पहला एंटर करने वाला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, इसके 6 मॉलिक्यूल पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर करते हैं, जो 6 कार्बन वाले होते हैं। हर मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन होगा और टोटल 6 मॉलिक्यूल इसमें एंटर करते हैं। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर चुका है, तो पहला स्टेप क्या होता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदल दिया जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। किसमें? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। इसके लिए क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन को बाहर किया जाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन को बाहर करने का काम करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है मतलब हाइड्रोजन को बाहर करेगा, और हाइड्रोजन को बाहर करना जरूरी भी होता है क्योंकि हाइड्रोजन को बाहर करेंगे तो NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से हाइड्रोजन को बाहर किया जाता है, तब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं NADP+, और NADP+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बन जाते हैं NADPH2। चूंकि 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से 2-2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, मतलब 12 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं यहाँ पे। तो 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो 6 NADP+ इनको एक्सेप्ट करेंगे, और 6 NADP+ इनको एक्सेप्ट करेंगे तो टोटल 6 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा पहला स्टेप। पहला स्टेप में ग्लूकोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो ग्लूकोनोलैक्टोन है, ग्लूकोनोलैक्टोन के भी 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और 6 मॉलिक्यूल तो बनते हैं पर हर मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन भी होता है, क्योंकि अभी एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है या एक भी कार्बन बाहर नहीं गए हैं। ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है, इसको बदला जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बदलने का काम करता है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम। ये जो ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज एंजाइम है, ये इस 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में 6 मॉलिक्यूल वाटर का जोड़ देता है। जब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में 6 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दिए जाते हैं, तो बन जाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे जो 6 कार्बन कंपाउंड वाले होंगे। अब यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोनेट बन चुका है। ये जो फॉस्फोग्लूकोनेट बना है, इस फॉस्फोग्लूकोनेट को राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदला जाता है, और इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदलने का काम करता है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये जो फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में से हाइड्रोजन को बाहर कर देता है, और हाइड्रोजन के साथ साथ हर मॉलिक्यूल में से एक एक कार्बन भी बाहर करेगा। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में से हर मॉलिक्यूल में से एक एक कार्बन बाहर जाएंगे, तो कार्बन केवल कार्बन के फॉर्म में बाहर नहीं जाते, CO2 के फॉर्म में बाहर जाते हैं। तो 6 CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और हर मॉलिक्यूल से 2-2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो 12 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। इन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं 6 NADP+, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बना लेते हैं NADPH2, और 6 NADPH2 यहाँ पे भी बनाते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन के बाहर निकलने पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन भी CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है। क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास 6-6 कार्बन थे, उनमें से एक एक कार्बन तो बाहर निकल गया CO2 के फॉर्म में, तो हर मॉलिक्यूल के पास 5-5 कार्बन बचे। तो 5 कार्बन कंपाउंड वाला राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, और इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि अभी भी मॉलिक्यूल कम नहीं हुए हैं, सिर्फ कार्बन बाहर निकला है। ठीक है, ये रहे ऑक्सीडेटिव फेज। इस ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है एंड में, और इस ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान यहाँ पे 6 NADPH का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे 6 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। साथ में 6 CO2 बाहर निकल जाते हैं, 6 कार्बन यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, जिससे 5 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ऑक्सीडेटिव फेज था, इसका एम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका एम क्या है? NADPH2 बनाना। तो NADPH यहाँ पे बन चुका है। अब इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट को नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में लिया जाता है। ऑक्सीडेटिव फेज में जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था, उसको अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में लिया जाता है। तो ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं जो 5 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फेज में बने थे। ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने एपीमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और राइबोलोज 5 फॉस्फेट का एपीमर क्या होता है? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल, टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 में से 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में, और इनको कन्वर्ट करता है राइबोज 5 फॉस्फेट एपीमरेज एंजाइम। तो यहाँ बचते हैं 2 मॉलिक्यूल। जो 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बचते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट में, और ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, ये इसका आइसोमरेज फॉर्म होता है। तो ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, ये होता है राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में।
तो इस राइबोलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर 2 एंजाइम काम करते हैं। एक तो राइबोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम और दूसरा राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज एंजाइम। राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल को राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और राइबोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल को जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है, ये जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल बने हैं और राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ये राइबोज 5 फॉस्फेट या तो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में चला जाएगा। अगर इन केस ये राइबोज 5 फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में नहीं जाता है, उस कंडीशन में राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को 2-2 के ग्रुप में तोड़ दो तो इसके 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 में से 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, और आपस में मिक्स होकर 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट के जो 7 कार्बन कंपाउंड वाला होता है, और 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। यानी ये जो राइबोज है इसके पास 5 कार्बन है, जाइलुलोज के भी पास 5 कार्बन है। राइबोज अपना 2 कार्बन दे देगा इस जाइलुलोज को, तो इसके पास हो जाएगा 7 कार्बन, और 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट, और इसके पास बचता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और ग्लिसरेल्डिहाइड के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और इस प्रोसेस को कराने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। यहाँ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के भी 2 मॉलिक्यूल अभी बचे हुए हैं। अब देखिए सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट बन चुके हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन चुके हैं। सेडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में फिर से मिक्स होते हैं और बनाते हैं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, इसके अलावा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसको कराने वाला जो एंजाइम होता है वह होता है ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। सेडोहेप्टुलेज के पास 7 कार्बन है और ग्लिसरेल्डिहाइड के पास 3 कार्बन है। ये जो सेडोहेप्टुलेज के पास 7 कार्बन है उसमें से 3 कार्बन दे दिए जाते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड को और बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे बचता है 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल, तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बचता है वह कहलाता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर हुए थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल, उसमें से 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन जाते हैं। मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज या शुगर जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर हुए थे वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पे रीजनरेट हो चुके हैं। अब बचे हैं टोटल वहां पे 6 मॉलिक्यूल एंटर हुए थे ऑक्सीडेटिव फेज में, उनमें से 2 यहाँ पे रीजनरेट हो गए हैं, तो अब 3 और मॉलिक्यूल रीजनरेट होने हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं उन 2 मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। और ये जो होता है ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे देखिए जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के पास 5 कार्बन है और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के पास 4 कार्बन है। अब इनमें से 4 में से 1 कार्बन दे दिया जाता है इसको, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 कार्बन, यहाँ पे बचेंगे 3 कार्बन। तो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं उसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं उसको बोलते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरेल्डिहाइड के बनेंगे, क्योंकि जाइलुलोज के भी 2 मॉलिक्यूल थे और इरिथ्रोज के भी 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए। अब यहाँ पे फिर से 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बने हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल शुगर दूसरे फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में एंटर हुए थे, वो फ्रक्टोज के फॉर्म में फिर से रीजनरेट हो गए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल शुगर रीजनरेट हुए, यहाँ पे फिर से 2 मॉलिक्यूल रीजनरेट हुए। अब यहाँ पे बचे हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और बना लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल। इस तरीके से यहाँ पर भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, यानी कि ग्लूकोज का इंटर कन्वर्जन हो जाता है फ्रक्टोज के फॉर्म में। यहाँ 2 और यहाँ पे 1, यानी टोटल 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनते हैं। जो 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर हुए थे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, उसमें से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, बाकी 5 दूसरे फॉर्म में रीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस पाथवे को अल्टरनेटिव पाथवे कहते हैं ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में भी
ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल को एक साथ एंटर कराया जाता है और उनमें से 5 को तो रिजनरेट कर दिया जाएगा, उसको वापस से दोबारा यूज में लाया जाएगा, एक को ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी का तो फॉर्मेशन नहीं होता, पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस में एक जगह पर यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट का भी फॉर्मेशन होता है। इस राइबोज 5 फॉस्फेट को न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी यूज किया जा सकता है। तो इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेन एम हुआ ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन के दौरान NADPH2 का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा राइबोज का फॉर्मेशन करना भी इसका एम हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसका रेगुलेटरी एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो ये चलेगा, और नहीं प्रेजेंट है तो नहीं चलेगा। इसका एक्टिवेटर होता है NADP+। जितने ज्यादा NADP+ होंगे साइटोसोल में, तब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को ये एक्टिवेट करेंगे, चलने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। इनहिबिटर होते हैं इसके NADPH। साइटोसोल में जितने ज्यादा NADPH होंगे, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के चलने के चांस उतने कम होंगे। यानी NADPH इनको इनहिबिट करते हैं, NADP+ इनको एक्टिवेट करते हैं। और एक एंजाइम है जो इनको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद क्या, विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बताया है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में ऑक्स भी कहते हैं, एक विशेष एंजाइम है जो मुख्य रूप से पौधों, कवकों, कुछ बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ETC या ETS कहते हैं, में कार्य करता है। ये जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है, ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज ETC में या ETS में काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएंगे तब भी, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब काम करेगा ऑक्स। ऑक्स जो होता है, ये सामान्य साइटोक्रोम मार्ग यानी कि साइटोक्रोम पाथवे जो होता है, उसके अलावा एक वैकल्पिक श्वसन मार्ग प्रदान करता है, यानी कि अल्टरनेटिव रेस्पिरेटरी पाथवे प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हम लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जिसको हम लोग साइटोक्रोम पाथवे कहते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अलावा एक और वैकल्पिक पाथवे प्रदान करता है ये ऑक्स। ऑक्स का स्थान क्या है? ये जो ऑक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में स्थित होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी एक मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में बीच में एम्बेडेड नहीं होता है। ऑक्स के कार्य। ऑक्स का मुख्य कार्य अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को सुरक्षित रूप से ऑक्सीजन तक पहुंचाना है, ताकि कोशिका में अत्यधिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ना बन सके, जिसको शॉर्ट में ROS कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब सेल के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं, ROS बनते हैं। तो ROS के बनने को रोकता है ऑक्स यानी अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। अभी मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADPH को तोड़ता है और NADPH को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को आगे पास करता है, यूबिक्विनोन के लिए देता है। यूबिक्विनोन जो है कॉम्प्लेक्स 3 के लिए देता है। कॉम्प्लेक्स 3 आगे साइटोक्रोम C को देगा, साइटोक्रोम C लेकर जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वाटर बन जाता है। इस तरीके से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। उसी तरीके से जब FADH2 को तोड़ा जाता है, तो इसको एक्सेप्ट करता है कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर देता है यूबिक्विनोन के लिए, यूबिक्विनोन लेकर देता है साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 के लिए। अब कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C को देता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C लेकर जाता है कॉम्प्लेक्स 4 को देता है, और कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन के लिए दे देता है। यहाँ भी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी देखा। ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तब इस तरीके का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, इन कॉम्प्लेक्स के भी कुछ इनहिबिटर प्रेजेंट हैं। ऐसे इनहिबिटर हम लोग किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे सब्सटेंस जो इन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दें, काम करने ना दें इन सब्सटेंस को, तो उनको हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के भी कुछ इनहिबिटर्स हैं। जैसे आप लोग ध्यान से देखिए, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से इनहिबिटर्स इनहिबिट करते हैं उसको मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे इनहिबिट करने पर होता क्या है, इस चीजों को ध्यान से देखिएगा। मान के चलो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट कर दिया गया, ठीक है।
अगर कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट किया गया तो क्या होगा यहाँ पे? NADPH को कोई नहीं तोड़ पाएगा, NADPH वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं करेगा, तो FADH2 को तोड़ा जाएगा और FADH2 को तोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको ट्रांसपोर्ट करके दे दिया जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है? और इस दौरान क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन पंप होगा और यहाँ पे 2 प्रोटॉन पंप होगा, तो सिर्फ 6 प्रोटॉन पंप होंगे बाहर, ठीक है? अगर ऐसा हो कि कॉम्प्लेक्स 2 इनहिबिट हो और कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट ना हो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 इनहिबिट हो, तो इस केस में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 2 अगर इनहिबिट है तो FADH2 को नहीं तोड़ा जा सकता, NADH2 को तोड़ा जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन के लिए दिया जाएगा। तो इस दौरान यहाँ से प्रोटॉन पंप होगा, यहाँ से भी प्रोटॉन पंप होगा और यहाँ से भी प्रोटॉन पंप होगा। यहाँ से 4 और यहाँ से 2 प्रोटॉन पंप होंगे, ठीक है? प्रोटॉन के पंपिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करते हैं। अगर कोई इनहिबिटर है जो कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? NADPH को तोड़ा जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और आगे पास करेगा यूबिक्विनोन के लिए। यहाँ से प्रोटॉन पंप हो जाएगा, लेकिन यूबिक्विनोन लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो कॉम्प्लेक्स 3 को नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव काम करता है जिसको इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे प्रोटॉन पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में, ठीक है? तो 4 ही प्रोटॉन बाहर पंप होंगे। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो जाए, जो जनरली साइनाइड से इनहिबिट होता है, तो कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिट हो जाने पर क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स 4 काम नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कॉम्प्लेक्स 3 तक ही आ पाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स 3 तक आएगा, यहाँ से आगे साइटोक्रोम को दिया जाएगा तो भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 को नहीं दे सकता, तो साइटोक्रोम के पास ही इलेक्ट्रॉन घूमते रह जाएगा। इसलिए अगर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होता है तो कॉम्प्लेक्स 3 भी इनहिबिट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 4 को अगर इनहिबिट कर दिया गया तो यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आएगा, यूबिक्विनोन को दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दिया जाएगा, लेकिन यूबिक्विनोन लेकर कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, यहाँ पे इसका भी एक अल्टरनेटिव काम करता है, उसको दे देता है। कॉम्प्लेक्स 4 का जो अल्टरनेटिव होता है वो भी यहाँ पे मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 3 के सामने होता है, तो इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कॉम्प्लेक्स 4 के अल्टरनेटिव को दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 से आने वाला इलेक्ट्रॉन को भी कॉम्प्लेक्स 4 का अल्टरनेटिव ले लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी कॉम्प्लेक्स 4 का अल्टरनेटिव ले लेता है और यहीं पे ऑक्सीजन के लिए दे दिया जाता है। तो इस केस में भी यहाँ से 4 ही प्रोटॉन पंप होते हैं। इन सारे कॉम्प्लेक्स के इनहिबिटर्स भी हैं। इनके इनहिबिटर्स कौन-कौन से हैं देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है रोटेनॉन। कॉम्प्लेक्स 2 का इनहिबिटर्स है मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स 3 के इनहिबिटर्स होते हैं एंटीमाइसिन ए और मायोथायोजोल। कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिटर्स हैं साइनाइड या एजाइड। इन इनहिबिटर्स के नाम आप लोग याद रखिएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स को कौन सा इनहिबिटर इनहिबिट करता है। आगे हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या है। कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करने पर इसके अलग-अलग अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 को अगर इनहिबिट कर दिया गया तो NADPH को तोड़ा तो जाएगा लेकिन इनके अल्टरनेटिव तोड़ेंगे। जैसे ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का अल्टरनेटिव और इधर भी बाहर में है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का अल्टरनेटिव। तो जो मैट्रिक्स की तरफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अल्टरनेटिव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजिनेज और बाहर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजिनेज। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 के जो अल्टरनेटिव होते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ओरिएंटेड FADH2 डिहाइड्रोजिनेज और बाहर की तरफ जो FADH2 के अल्टरनेट होंगे उनको कहा जाएगा एक्सटर्नल FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। इस तरीके से सारे कॉम्प्लेक्स के अल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट किया जाए तो कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होता है साइनाइड से, एजाइड से, नाइट्रिक ऑक्साइड से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। इन कॉम्प्लेक्स 4 के भी अल्टरनेटिव होते हैं जिनको बोला जाता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज और इसी को शॉर्ट में ऑक्स कहा जाता है। इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज यानी ऑक्स किस तरीके से काम करता है देखिए। मान के चलो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हो गया है। कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट हुआ है, इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आएगा यूबिक्विनोन को दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी यूबिक्विनोन को दिया जाएगा। अब यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेकर देता है किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो एक कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C को देता है और साइटोक्रोम C लेकर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। तो कॉम्प्लेक्स 4 अगर इनहिबिट है तो साइटोक्रोम C लाकर कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसलिए क्या किया जाता है
जो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेकर आता है इधर से, उस इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को भी नहीं देता, क्योंकि इधर आगे इलेक्ट्रॉन पास नहीं किया जा सकता। इसलिए यूबिक्विनोन H2 जो है इलेक्ट्रॉन को ऑक्स के लिए दे देता है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के लिए। ये जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है, ये कॉम्प्लेक्स 4 का अल्टरनेटिव होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 के सामने यहाँ पे ऑक्स अटैच होता है या ऑक्स एसोसिएटेड होता है मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, जब कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होगा तो समझो कॉम्प्लेक्स 3 भी यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 एक्चुअल में इनहिबिट होता नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होने पर कॉम्प्लेक्स 3 से भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते। इस केस में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से चलना शुरू करेगा और यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को दे देता है ऑक्स के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है यूबिक्विनोन को, तो यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्स के लिए। और ये जो ऑक्स है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है, वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहीं पे वाटर बना लिया जाता है। जो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स 4 के पास होता था, कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता था ऑक्सीजन के लिए और वाटर बनाया जाता था, वही प्रोसेस यहाँ अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज करता है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और वाटर बना लेगा। ये जो ऑक्स है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 के इनहिबिट होने पर काम नहीं करता, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब भी ऑक्स काम करता है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं, ROS बनते हैं, तो उनको बनने से रोकने के लिए ऑक्स जो होता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के लिए दे देता है और यहाँ पे H2O बनाते जाता है। क्योंकि मैट्रिक्स में अंदर ऑक्सीजन की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज O- इस तरीके से बनते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज है, ये केवल कॉम्प्लेक्स 4 इनहिबिट होने पर काम नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को यूज करने में भी काम आता है, और ऑक्सीजन की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ना बने, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लेकर ऑक्सीजन के लिए देने का भी काम करता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने से रक्षा करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, जो कॉम्प्लेक्स 4 के वैकल्पिक पाथवे के रूप में काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है ये साइनाइड से इनहिबिट होता है, और ऑक्स जो होता है ये साइनाइड रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग साइनाइड रेजिस्टेंस NADP डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से रेस्पिरेशन का टॉपिक समाप्त होता है। जितने आप लोगों के MSc बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में था वो सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट्स बचा हुआ है, जो हमारे सिलेबस में ना होने के कारण उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। साथ में जो लोग इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके के वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।